होगा कि आज के दिन में भी पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से लोग जिंदा है। इसलिए हर एक पर जिम्मेदारी है और हर एक अपने फर्ज को जो है वो पूरा करेंगे, ये जानते हुए कि ये हमारा कौमी और मिली मसला है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा खबरों के सफर को करते हैं शुरू। और आज जब खबरों के सफर को हम चलाएंगे आगे तो बात न सिर्फ दिल्ली से शुरू करेंगे बल्कि बात बहुत दूर तक ले चलेंगे। आपको न सिर्फ कोरोना की खबर बताएंगे, सड़कों का टेम्परेचर भी आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि सरकार पीठ क्यों थपथपा रही है अपनी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपकी आवाज़ का जवाब दिया है। जवाब क्या है देखते रहेंगे आप गुलिस्तान न्यूज़, क्योंकि हर खबर आपको तह तक बताएंगे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे हर खबर की। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। और आज गौर जो खबरों का सफ़र है वो शुरू करते हैं वज़ीर आज़म के खबर से, क्योंकि मुल्क के अंदर कोविड का कहर है और कोरोना पॉजिटिव केसेस के आने की रफ्तार तेज़ हो रही है। इस बीच वज़ीर आज़म दफ्तर की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म कोविड-19 के फैलाव के बीच सभी वज़राए आला और गवर्नरों के साथ और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ एक बार फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये कल 14 तारीख इसके लिए तय कर दी गई है, जिसमें सभी रियासतों के वज़राए आला, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो वहाँ पर, वो इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे और मुल्क के सामने इस बात को रखेंगे कि किस तरीके से माहौल बन रहा है उनकी रियासतों के अंदर, हालात पर काबू करने के लिए क्या कुछ हो रहा है और जिस रफ्तार के साथ ये बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए क्या दोबारा से लॉकडाउन लगाना होगा या नहीं। बड़े गौर से इस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जहां वज़ीर आज़म खुद सदारत करेंगे वहीं पर नायब सदर हिंद वेंकैया नायडू भी जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। और फिर वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर ये अपील दोहराई है सभी वज़राए आला, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों से कि वो अपने इलाकों के अंदर, अपने रियासतों के अंदर जितने भी मजहबी पेशवा है उनके साथ राब्ता करें, उन्हें इस माहौल के अंदर उनके ताउन को यकीनी बनाए, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ राब्ता बनाए और साथ साथ आवाम को इस बात के लिए मुतमईन करें और उन्हें इस बात के लिए आमादा करें कि वो कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी ना करें। तो एक तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ से कल मीटिंग है और बावसूख ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि जिस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है इसमें एक ही ऑप्शन है, वो मिनी लॉकडाउन की ओर मुल्क जा सकता है। अगर सूरत हाल पर काबू नहीं हुई और जो रफ्तार 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख से तजावुज़ कर रही है, अगर इस पर रफ्तार को थामा नहीं गया और इसे कहीं पर रोक नहीं लगी तो हम मिनी लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दोबारा से लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है ताकि रफ्तार, कोरोना की रफ्तार और जो वायरस का स्प्रेड है ये किसी तरीके से रुके। यही वजह है कि दोबारा से मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म जब मीटिंग लेंगे उसके बाद हाई पावर कमेटी के साथ भी मीटिंग होगी और हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ करना है। इसलिए कल का दिन इंतहाई अहम माना जा रहा है इस हवाले से कि क्या कुछ आगे हिकमत अमली होनी चाहिए। कल के दिन पर सबकी नज़र रहेगी, वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतही मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर सभी रियासतों के वज़राए आला, गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, वो शिरकत करेंगे और अपनी अपनी रियासतों की बात सामने रखेंगे। तो बड़ी खबर कि कोविड-19 के पेश नज़र कल दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग होनी है जिसमें सभी रियासतों को मदऊ किया जा रहा है। चलिए जी, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जब कोरोना की हम बात कर रहे हैं तो बात आपको यह भी बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऑल इज नॉट वेल। जब मैं ऑल इज नॉट वेल की बात बता रहा हूं क्योंकि दबाव बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी हां, जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया भर के अंदर ही साथ साथ मुल्क में बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1,60,000 से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही ब्राजील को भारत ने पीछे छोड़ दिया और भारत अब जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर जो है
वो 13 लाख के पार भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज भी आए हैं 51,751 नए मजबूत मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में 11,000 के पार हुआ हिंसा, जहां पर पहले 7,000 3,000 अब जो है 11,000 के पार दिल्ली के अंदर जो है हिंसा पार हुआ है। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे कल जो कुंभ मेला है उसमें तकरीबन 102 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों को सिर्फ वहां पर उन्हें कोविड ओनली जो है फैसिलिटीज रखी जाएंगी, सिर्फ कोविड पेशेंट्स उन अस्पतालों में रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार का फैसला, आपको इससे अंदाजा लगाना है कि मुल्क के अंदर या दिल्ली या जहां पर सबसे कुछ ऐसी रियासतें हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कोविड मामलों की जो तादाद है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है और जो हालात है मजीद जो है खराब होती जा रही हैं। उसी को लेकर वजीर आज़म की जानिब से मीटिंग भी हो रही है कल और इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जहां कोरोना की हालत जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 1,05,000 से ज्यादा 1,50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आए हैं और ये तीसरा दिन है जब उछाल 1.5 लाख से ऊपर चली गई है। और महाराष्ट्र में अंदर इस वक्त 51,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटों के दौरान पाए गए हैं और 258 लोगों की मौत, यानी मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है, साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रही हैं और अब मुख्तलिफ इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर माना जा रहा है। इधर कल कुंभ के में जो नज़ारे सामने आ रहे थे वहां पर कोविड प्रोटोकॉल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नजर आ रही थी और जिस तरीके से महास्नान पहला हुआ था उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें अभी तक ये बताया गया कि 102 साधु जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया था मास्क सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, लेकिन कल जब ये मजहबी त्यौहार था, पहला दिन था, न तो मास्क कहीं दिखा और ना ही समाजी दूरियां कहीं पर दिखी। सरकार की तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, वॉलंटियर्स तो खड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल उस तरीके का नहीं दिखा जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी मजहबी पेशवाओं से। तो कुल मिलाकर कल का दिन भी कोरोना की नजर हुआ है और जहां एक तरफ से कोरोना बढ़ रहा है वहीं पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिनी लॉकडाउन भी लग रहे हैं और मिनी लॉकडाउन लगने की वजह से मजदूर तबका और वो तबका जो दिन में कमाकर शाम को खाता है वो इंतहाई आजिज और परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई समेत कई इलाकों से जो हिजरत का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों की ओर वापस जाने, तस्वीरें कल की हैं जो आप अपने टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। इसके साथ साथ गौहर ने आपको पहले ही बता दिया कि कोरोना की रफ्तार सिर्फ मुंबई में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही है। 11,000 के करीब नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी ज्यादा होती है और मेडिकल इमरजेंसी लगाने की नौबत पड़ती है तो मुल्क क्या जो दिल्ली के अंदर भी मेडिकल इमरजेंसी लगनी चाहिए। अभी तो यह हो रहा है कि शायद मुल्क के अंदर मेडिकल इमरजेंसी नाफिज हो, जिस तरीके की सूरत हाल है। यही वजह है कि कल 14 प्राइवेट अस्पतालों को, जो दिल्ली के अंदर बड़े अस्पताल है, 14 अस्पताल है, उन्हें फिलहाल कोविड अस्पताल डेजिग्नेट किया गया है। वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए देखेंगे, जिनमें इंद्रप्रस्था अपोलो अस्पताल है, सर गंगा राम अस्पताल है, उसके साथ होली फैमिली है, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार है और उसके साथ फोर्टिस अस्पताल शालीमार है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से भी बनाए गए। 3,202 बेड और 1,135 आईसीयू बेड्स को रेडी रखने की बात भी कही गई है। सरकार ने सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों पर नजर नहीं रखी है दिल्ली के अंदर, बल्कि गवर्नमेंट अस्पतालों को भी घेर अप किया गया है। जब दिल्ली के अंदर इस तरीके की सूरत हाल हो तो आप अपने इलाके का जाविया भी देखें, अपने इलाके का हालात भी देखें कि किस तरीके के वहां पर पैदा हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के एंगल से जब आप इसको देखेंगे। यही वजह है कि बदलते हालात के बीच कोरोना की एक और लहर जो सामने आई है, ये इंतहाई खतरनाक लहर मानी जा रही है और जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अस्पतालों के वीडियो सामने आ रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है जब लाशों की लाइनें देखी जा रही है। और अब खबर यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर यह फैसला लिया है कि ऑफलाइन इम्तिहान और क्लासेस को लिया जाए। इस तरीके का फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा, लेकिन काफी डिफिकल्ट फैसला यह होगा। लेकिन वजीर तालीम की तरफ से इस बात का इशारा जरूर दिया गया है
कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और इसमें लिहाज इस बार कुछ भी नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसकी लपेट में आ रहा है क्योंकि चूक हो रही है और अब ये आगे ना बढ़े और ये चेन टूटे, इसके लिए मिनी लॉकडाउन या इमरजेंसी भी हेल्थ इमरजेंसी तक भी जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीबीएसई इस बात पर सोच रही है कि ऑफलाइन इम्तिहान भी हो और ऑफलाइन क्लासेस को भी शुरू करवाया जाए। हतमी फैसला कल शाम तक मुतवक्को हो सकता है। तो ये खबर है कि 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, 258 के करीब मौतें हुई हैं और न सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दीगर शहरों के अंदर रफ्तार काफी ज्यादा कोरोना ने पकड़ी है। तो कोरोना की खबर के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वैक्सीन की भी, क्योंकि मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाली ने अर्जी दी है कि सरकार का जो फैसला है वो सही नहीं है, हद उम्र को खत्म किया जाए। जी हां, जहां पर सरकार की जानिब से 45 साल से जो उम्र है उससे आगे, उस हवाले से वैक्सीनेशन टीकाकारी को जरूरी लाजमी करार दिया गया, लेकिन इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। एक मारूफ तज्जिया निगार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। उम्र की हद को खत्म करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। वैक्सीन की रफ्तार और सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तज्जिया निगार का कहना है कि जो हद मुकर्रर की गई, उम्र की हद मुकर्रर की गई, उसे खत्म किया जाए। सरकार ने 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों से यह कहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं, लाजमन इसको कर दिया गया है। लेकिन अब एक PIL मफाद आमा में जो दाखिल की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है तहसीन पुनेवाला की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना मुखालिफ टीकाकरण का जो अमल है वो मुल्क भर के अंदर शुरू तो हो गया है लेकिन सुस्त रफ्तारी के साथ है और जो हद तयन कर दी गई है उस हद को ख़त्म करके सबके लिए इस वैक्सीन को लगाया जाए और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। आपको याद होगा कि इससे कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर है उनकी तरफ से भी सरकार के इस फैसले पर कि 45 साल के ऊपर के उम्र वाले लोगों को ही इंजेक्शन लगवाना होगा उस पर बरहमी का इजहार किया था। और जिस तरीके से मुख्तलिफ मराकिज़ पर इंजेक्शन यानी जो कोरोना मुखालिफ टीका है वो मिल नहीं रहा और इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा खबरें जो है वो मिल रही है, इसको देखते हुए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से पहले आवाज़ उठाई गई और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है कि बड़ी खबरें और बड़े इश्तिहार तो ज़रूर आते हैं लेकिन मुख्तलिफ केंद्रों के अंदर यानी मुख्तलिफ मराकिज़ के अंदर अभी टीके नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन बड़े पैमाने पर दस्तयाब नहीं है। इधर मरकजी हुकूमत की बाइख्तियार कमेटी ने कल एक और बड़ा फैसला भी लिया है और उस बड़े फैसले में रूस के टीके को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी कोरोना मुखालिफ टीका जो रूस के अंदर तैयार किया गया है और रूस ने अपने लोगों को जिसकी शुरुआत की है उस टीके को भारत के अंदर भी लगाया जाएगा इमरजेंसी के लिए और इसकी अप्रूवल भी कल जो है वो मिल चुकी है। रूसी वैक्सीन जो है स्पुतनिक V को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश की गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसको अब मंजूरी मिली है। हैदराबाद के एक लैब में इसे तैयार किया जा रहा है रूस के इश्तिराक से और स्पुतनिक V के 91.6% उसे मुयस्सर होने का दावा किया गया है और क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 18 से 99 साल की उम्र की तकरीबन जो है 1600 अफराद पर जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया। उसके बाद ही कल एक आला सतही मीटिंग हुई है, उसके बाद अब उसे मंजूरी दी गई है। बात मुल्क की हम बता रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की भी आपके सामने रख दें क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और लगातार एक के बाद एक जिले से अब खबरें सामने आ रही है और यही वजह कि कोरोना मुखालिफ ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था वो पूरी तरह से फिलहाल नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 991 मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। ताज़ा मामलों में 499 जम्मू जबकि 492 कश्मीर सूबे से। और आपको बताते चले कि पहली बार जम्मू में वादी कश्मीर से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बडगाम में इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, अगरचे निजी स्कूलों पर जो पाबंदी आयद की गई थी लेकिन कल जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम की जानिब से एक दौरा किया जहां उन्हें शिकायत मिली थी कि बडगाम जिले के अंदर एक
निजी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। उस सिलसिले में उन्होंने वहां पर अचानक दौरा किया और स्कूल को सील भी कर दिया और साथ ही साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। अगर हम कोविड की बात करेंगे, मुतासरीन की बात करेंगे, तो पिछले 4 रोज के अंदर जिला उधमपुर में 251 बीएसएफ जवान जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो लगातार इस वक्त जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ ही रियासी या उधमपुर या दीगर कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी श्रीनगर इस वक्त जो है वो सबसे आगे है, अव्वल नंबर पर है। उसके साथ ही वादी कश्मीर की बात करेंगे तो बारामूला दूसरे नंबर पर है। लखनपुर पर टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है और कल 52 से ज्यादा लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके साथ साथ जब हम उधमपुर की आपको बात बताएं या जम्मू यूनिवर्सिटी की बात बताएं, मेडिकल अफसर भी पॉजिटिव, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कई उस्ताद और तलबा पॉजिटिव, आईजीपी रैंक के पुलिस अफसर पॉजिटिव। और उसके साथ साथ जब पॉजिटिव की बात करते हैं, अब ये इतना नेगेटिव हो गया है कि डर लगता है लफ्ज पॉजिटिव लिखते और सुनते हुए। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से मेरे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ थोड़ी देर में मेरे साथ अनिल शर्मा भी जम्मू से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बड़ा दिन है और बड़े दिन के पेश नजर नवरात्रा का पहला दिन है, मंदिरों की ओर सबका रुख है। उधमपुर से लेकर जम्मू तक सूरत हाल क्या कुछ है सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सनम एजाज आपके पास। कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोविड एसओपी का ख्याल रखा जाए, लेकिन सूरत हाल ये है कि रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। 991 केस आना एक अलार्मिंग ट्रेंड है एक छोटी सी यूटी के लिए। उसमें जम्मू सूबा भी उतना ही मुतासिर हो रहा है जितना मुतासिर कश्मीर हो रहा है। लेकिन इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान जो इतला मिल रही है वो ये है कि अस्पतालों का निज़ाम बुरी तरह से मफलूज हो रहा है, क्योंकि पेशेंट रात भर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गौहर, आपने 2 मामलात पे बात की, लेकिन एक चीज मैं इससे पहले बताऊं, अब कश्मीर में सिचुएशन जो है, आम लोग अब कहते हैं कश्मीर में जो पॉजिटिव केस की तादाद है, आम लोग यही कहते हैं कि अब पॉजिटिव केसेस जो है उनको क्वारंटीन होने की जरूरत है। अब नेगेटिव लोग जो है उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, ताकि तादाद जो है पॉजिटिव किस तरह बढ़ी है कि ये छोटी सी तादाद है जो नेगेटिव अब बच रहे हैं, तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा ताकि अपने आप को बचा रहे। और दूसरा ये है, जिस तरह आपने अस्पतालों की बात की, पेशेंट रात को आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो एसओपीज है उनका ख्याल, या यूं कहें तो यहाँ कश्मीर में एक पुरानी कहावत है कि रूल्स आर फॉर फूल। तो आम लोगों के लिए रूल्स है, किसी सरकार के लिए रूल्स नहीं है। 2 मिसालें मैं देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे भी वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, और ये एक मिसाल है कि हमारा मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, रमजान आज रात से शुरू होने जा रहा है, और इस रमजान से पहले बहुत से लोगों ने ये भी सोचा कि रमजान के महीने में उन्हें घूमने फिरने का मौका नहीं मिलेगा, तो क्यों न रमजान के पहले ही एक दिन घूमने फिरने। तो कल अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बंद रही। वहां का अमला, वहां का स्टाफ, वहां के जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सब लोग पहलगाम के लिए चले गए। वहां पे सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हुई है उन पे कहीं न मिसाल है। दूसरी मिसाल दे दूं किसी हॉस्पिटल की, वहां पे कल ही एक फंक्शन हुआ है जो फैसिलिटेट किया गया है। वहाँ जो यूनियन वहां की है, जो मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन है, उसको उनके जो ऑफिस बेरर्स उनको फैसिलिटेट किया गया। एक बड़ी गैदरिंग की गई, लेकिन उस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल नहीं रखा गया है। वो अलग सी बात है, कुछ लोगों ने मास्क पहनाया हुआ है जो फ्रंट रो पे है, लेकिन बैक रो, सेकंड रो, थर्ड रो पे सारा कुछ है। और उसके बाद हम ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पे हमारा सिटी अमला जो है वो इसकी किस तरह से सहयोग आ रहा है। श्रीनगर में एक हमारे सिटी के साथ डायरेक्टर भी रहे और एक जाने माने मोहल्ले से श्रीनगर के जवाहरनगर के इलाके में वो पेशेंट को देखते हैं। एक छोटा सा क्लिनिक है वहां पे, उनका प्राइवेट देखते हैं, लेकिन वहां पे जो तादाद, जो भीड़ होती है पेशेंट की सुबह की, वहां पे खुद वो मेडिकल कॉलेज वो जितने के डायरेक्टर रहते हैं, लेकिन वहां उसमें एसओपीज वगैरह का कोई ख्याल नहीं है। जो अटेंडेंट, जो टिकट, जो वहां पे टर्न अपने लेने आते हैं या अपॉइंटमेंट लेने आते हैं, उनको किस तरह से वो ख्याल नहीं रखते हैं। और उसके बाद अगर हम साथ में गए, हमारे जाने माने मोहल्ले के बच्चों के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और एक अच्छी खासी भीड़ रहती है, वहां पे भी यही सिचुएशन है। कोई ये जो सरकारी कायदा और कानून है वो वहां पे नहीं है। पास में ही उनके ही फैमिली के एक और मेंबर है, गायनिक एक जाने माने डॉक्टर है। वहां पे जिस तरह फीमेल पेशेंट्स का रश रहता है, उस रश में जो अटेंडेंट से लेके अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका क्या हाल है, किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, ये भी अपनी जगह पे आप है। ये सब वो मामले
हमारे यहाँ स्कूलों पे सरकार ने काज गिराई या सरकार पे कायदा और कानून वहां पे लागू किया, लेकिन ये जो बड़े इदारे हैं या बड़े लोग हैं जो हमारे हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता रहे हैं और आज भी है, उनके यहाँ कोई भी एसओपीज नहीं। और अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज की कहानी यह है कि जब कल वो वहां पे गए तो ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अनंतनाग। सर हम आज स्टैंड बाय पर रहिए, हमारे साथ अनिल भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जरा फोन लाइन पर उनसे भी बात करते हैं। अनिल, आज त्यौहार है जी, और त्यौहार को लेकर आज से नवरात्रा शुरू हो गए हैं और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनी जगह है, लेकिन एसओपीज जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको आप कितना इन लेटर एंड स्पिरिट देख रहे हैं कि ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट हो रही है, नंबर वन। और ख़बर ये भी है कि आज अच्छा खासा रश जो है वो दिख रहा है उधमपुर के अंदर, और उधमपुर के अंदर जो सबसे बड़ा स्थापना है माता वैष्णो देवी, वहां पर किस तरीके का माहौल है? सूरत हाल जो है काफी मंजर जो है काफी दर्दनाक मंजर है, क्योंकि लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना वायरस जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जो है सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, और काफी लंबी कतारें यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। जिस तरह से सख्त हिदायत दी गई थी माननीय उप राज्यपाल की तरफ से, कहा गया था कि सख्त निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिस तरह से रमजान है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो नवरात्रे पावन अवसर है और आज बैसाखी भी है, और उसी के उपलक्ष्य पर साफ तौर पर कहा गया था कि पूर्ण रूप से जो है व्यवस्था को जो है सेवा में रखा जाएगा। मगर ऐसे सूरत हाल देखने को नहीं मिल रहा है और लोगों की कतारें लंबी लंबी सुबह से ही 3 बजे से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह से ही हम दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। और अभी तक की बात करें तो अभी तक जो है लोगों का आना हुआ यहाँ पर लगा हुआ, काफी ज्यादा तांता जो है देखने को मिल रहा है और काफी घातक सिद्ध हो सकता है जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, कल हमने कुंभ में भी देखा कि सूरत हाल जो थी वो इसी तरीके की बनी हुई थी कि हजारों लोग आए, उन्होंने स्नान किया, लेकिन बाद में पता लगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पॉजिटिव है, और जो उनके आसपास लोग रहे होंगे ऑटोमेटिकली वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो घर गए होंगे और 10 लोगों से मिले होंगे, और ये चेन जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद कश्मीर आते आते इस सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो आपका ये मानना है कि सिस्टम कागजों में बहुत अच्छा लगता है, प्रेस नोट्स के अंदर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एनफोर्स करने की बारी आती है तो टाइम फिश? जी, साफ तौर पर घोष जी आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जमीनी सतह की अगर हम बात करें तो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, तो मगर यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह से सख्त हिदायत दी गई थी डीसी मेंबरान्स को, जितने भी डीसी हैं, चाहे वो जम्मू के हो चाहे वो कश्मीर डीसी हो, सख्त हिदायत दी गई थी माननीय उप राज्यपाल की तरफ से कि आप दिशा निर्देश को जो है पालन किया जाएगा, पालन करवाना पड़ेगा। मगर ऐसा सूरत हाल देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिति जो है काफी गंभीर जो है देखने को मिल रही है और सुबह से ही यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही है, और जो काफी घातक सिद्ध हो सकती हैं और आने वाले समय में जो है कोरोना को जो है दस्तक देती हुई नजर आ रही है, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हो चाहे वो करीबी उनके रिश्तेदार। अच्छा, रैंडम टेस्टिंग आपको कहीं नजर आ रही है कि रैंडम टेस्टिंग हो, किसी को भी पकड़ के टेस्ट किया जाए, ताकि एक नजर रखी जाए कि चलिए अगर 100 लोग आ रहे हैं तो तकरीबन 30-40 लोगों का तो टेस्ट हमने कर लिया, और क्या सब लोगों के वहां मास्क है? जी, ऐसा तो सूरत हाल, मास्क तो लोगों ने पहने, लोग अपने आप से तो अवेयर हैं, मगर सरकारों की तरफ से देखा जाए तो ऐसी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, और नकेल जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसे सूरत हाल देखने को नहीं। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू की सूरत हाल अनिल बता रहे थे कि मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, सुबह 3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए तो आए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल जो होना चाहिए था उसका जनाजा उठता हुआ साफ नजर आ रहा। सीधे श्रीनगर चलेंगे। सनम, अब जरा श्रीनगर की भी बात करते हैं। आज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जी, महाशिवरात्रि भी है, नवरात्रा है जी, मैं माफी चाहूंगा, नवरात्रा है, उसके साथ साथ आज बैसाखी का भी त्योहार है जी, फिर रमजान की भी आमद है शाम से। तो आप ग्राउंड पर सेंस क्या पर कर पा रहे हैं? कितना तैयार है आम लोग, सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कितनी कमर बस्ता है आज के दिन को हैंडल करने के लिए?
देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आज एक बड़ा मामला था, वो था बैसाखी का। बैसाखी में चूंकि सिख फिरके के जो लोग हैं वो इस त्योहार को ज्यादा मनाते हैं, और फिर बागों में इस दिन के हवाले से, क्योंकि ये नया साल की बतौर यूं कहें तो नई फसल की शुरुआत होती है, तो अच्छी खासी तादाद में बागों में रश होता है, खासतौर पर सिख फिरके का। लेकिन अब की बार इस सिख बरादरी के लोगों ने एक बहुत ही पॉजिटिव कदम लिया है। उन्होंने बैसाखी मनाने का तो ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह माजी में उनका होता था इस तरह अब उन्होंने नहीं किया है। सिख बरादरी के जितने भी लोग कल मुझे मिले, उन्होंने कहा कि अब की बार इस तरह की फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि खतरा है और खतरे से बचना जरूरी है। और माना जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है कि वो पूरा ख्याल रखेंगे। और जिस तरह से अब तक हमने देखा कि सिख बरादरी ने हर मामले में कहीं न कहीं पॉजिटिवनेस बहुत ही दिखाई है, तो आज भी हमें उम्मीद है कि सिख बरादरी के लोग पॉजिटिवनेस जरूर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ दूसरी बात अगर मैं कहूं, रमजान का मुकद्दस महीना भी है, उस हवाले से भी आज खरीदारी के लिए अच्छा खासा रश होगा, क्योंकि आज पहली सहरी है, तो उस हवाले से आज सब लोग मार्केट जाएंगे और फिर में जो भीड़ होगी वो जरूर होगी। लेकिन उसमें आज कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट पॉइंट है, क्योंकि 3 बड़े त्योहार हैं। क्योंकि आज नवरात्रास के कश्मीर में हिंदू बरादरी के लोग कम हैं, तो यहाँ पे नवरात्रास का उस तरह से कोई बड़ा फंक्शन या यूजुअली नहीं देखा जाता है। अगर कहीं होती है तो आर्मी के या सीआरपीएफ बीएसएफ के कैंप्स वगैरह में होती है, बाहर नहीं होती है। लेकिन बाहर जो बड़े हैं, एक बैसाखी का है और रमजान का आज पहली सहरी है, तो इन दोनों में अच्छा खासा रश होगा। लेकिन सिख बरादरी ने जो मैसेज दिया है, क्योंकि सुबह सुबह देखिए जब से ये बड़ा दिन होता था सिखों का बैसाखी, तो सुबह सुबह ही लोग निकल जाते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहर में कहीं सिख बरादरी के सुबह सुबह लोग नहीं निकले हुए हैं। तो ये मैसेज उन्होंने दूसरे मुसलमान भाइयों को मैसेज है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि त्योहारों का पूरा महीना है जी, शुरुआत हो गई है, तो आप बाजार तो जाएंगे, लेकिन बाजार के अंदर आपको सही चीज मिले इसकी गारंटी सरकार को देनी होती है। और कल सरकार ने एक कार्रवाई की है, जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक मुआयना किया गया, सैंपल्स को लिया गया, और उसके बाद ये जो सैंपल्स लिए गए थे, अब खबर यह है कि नूडल्स जो है वो नकली पाए गए हैं, मिस ब्रांड पाया गया है, यानी वो गैर मयारी पाए गए हैं खाने के लिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जहां चंद रोज कबल ही इस हवाले से नमूने जांच के लिए लिए गए, अब वो रिपोर्ट जो है उनकी लैब में रिपोर्ट जो है वो मनफी आई है। अब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कई इलाकों में मार्केट चेकिंग हुई, मुतअद्दिद मकामात से गैर मयारी नूडल्स जो है वो जब्त किए गए हैं। नूडल्स की अब रिपोर्ट जो है वो मनफी आए, उस हवाले से उन्होंने अब लोगों से अपील की है कि वो इस ऐसे मामला से वो एहतियात बरतें, और साथ ही साथ आजकल के जो नौजवान हैं या बच्चे हैं वो नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनसे अपील की गई है कि वो एहतियात इस हवाले से बरतें। अब जी ये मैं जरा वजाहत के साथ अपने नाजरीन को बता दूं, क्योंकि रमज़ान है, बड़ी चीज़ें जो है वो तलक खाने को बनती है। तो ये जो एफडीए की तरफ से बात सामने रखी गई है, उसमें कहा गया कि नूडल ब्रांड जो है सनफीस्ट यप्पी नूडल, ये मिस ब्रांड है जो अनसेफ है। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बयान जारी हुआ है, जिसमें अवाम से कहा गया कि वो डिसकंटिन्यू करें इस चीज़ों को और एहतियात बरते। और ये जो अलर्ट जारी किया गया है नूडल्स का, सनफीस्ट यप्पी नूडल्स का, इसमें कहा गया कि सैंपल्स को लिफ्ट किया गया था और साउथ कश्मीर के अंदर, और उसमें ये सैंपल जो है वो मिस ब्रांड पाया गया है। और फिर वो सारी डिटेल जो है उनकी तरफ से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो डाल दी गई है और साफ कर दिया गया है कि इससे एहतियात जो है वो बरता जाए। अब हमें उम्मीद है कि साउथ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ये डिपार्टमेंट जो है वो और मुतहरिक रहेगा, ताकि अवाम बाखबर रहे कि जो ब्रांडेड चीजें उन तक आ रही है वो कितनी ब्रांडेड है या वो उतनी अनहाइजेनिक है कि उन्हें खाने के बाद उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ेगा। तो बच्चों को देने से पहले एहतियात बरते, क्योंकि कोरोना भी है, अस्पतालों के अंदर जगह भी नहीं है, और अगर इस तरीके की चीजें आप खाएंगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो एफडीए का बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया। बढ़ते हैं जी आगे। बात रमजान की हम कर रहे थे, तो रमजान को लेकर कल रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। जहां नवरात्राओं को लेकर थोड़ी सी नरमी हम जरूर देख रहे हैं, वहीं पर मजहबी पेशवाओं की अपील का असर भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर पर साफ दिखा है। जहां चंद रोज कबल ही जहां मजहबी पेशवाओं की जानिब से इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से अपील की और जिला इंतजामिया से अपील की गई थी कि रमजान और मुबारक के दौरान जो कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया, उस हवाले से नमाज अदा करने की इजाज़त दी मसाजिदों में। इस सिलसिले में अब एलजी मनोज सिन्हा ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान नमाज की जुज़वी इजाज़त दे दी है। कल समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा
कि कर्फ्यू के दौरान मसाजिदों खानकाहों में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। अवामी राब्ता साइट ट्विटर पर यह जानकारी दी है। आपको बताते चले कि जहां पर मजहबी पेशवाओं ने पहले ही कहा था कि उन्हें जो है मसाजिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्हीं लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी या मस्जिद में आने की इजाज़त होगी जो मास्क पहने होंगे, और साथ ही साथ वहां पर नमाज अदा करने के दौरान समाजी दूरी भी, और साथ ही साथ अपनी जो जाए नमाज है वो भी अपने साथ रखे, ताकि जो फैसला होगा समाजी दूरी का उसका भी खास ख्याल रखा जाए। बाज़ाब्ता तौर पर अब LG की जानिब से सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह हिदायत दी गई है कि कर्फ्यू के दौरान, रात का कर्फ्यू के दौरान मसाजिदों के अंदर जो भी नमाज पढ़ने जाएंगे उन्हें इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी मस्जिद कमेटियों और मुंतज़मीन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोरोना के दौरान SOPs का ख्याल रखा जाए, और जहां जहां पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहां पर इस तरीके के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। यानी अगर हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन बने और मस्जिद, मकामी मस्जिदें, अगर आप बड़ी मस्जिदों को छोड़ दीजिए, दोहर हम अगर मकामी मस्जिदों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 250 से 500 लोग नमाज के लिए आते हैं जी बड़ी मस्जिद में, जो हमारी मोहल्ले की मस्जिद है। और जामिया मस्जिदों को छोड़ दीजिए, मैं मकामी मस्जिदों, छोटी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप फजर, जोहर, असर नमाज पढ़ते हैं और तरावी का एहतमाम करते हैं। तो ये 500 से 1000 लोगों को एहतमाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम दूरी के साथ और मास्क के साथ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ नमाज पढ़े तो आप इस बात का यकीन रखिए कि वायरस भी भागेगा और निज़ाम भी चलेगा। और जो जमलिंग अगर हमने की है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खदशा ये है कि फिर रमज़ान के अंदर जुम्मे के दिन वो भी नमाज के लिए जाता जो शायद 1 साल भी नहीं जाता हो, लेकिन फिर जो वहाँ जमलिंग होगी तो उससे मुसीबत के लिए हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो बजाय ये कि हम और किसी की ओर देखें और किसी वीडियो और फिल्म को हवाला देते हुए कि जनाब यहाँ पर क्यों नहीं, हम पर क्यों ये लागू, ये हम वाला मामला नहीं है। हम पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस चीज़ का हमने एहसास अंदर पैदा करना कि मुझसे मेरे साथ वाले आदमी को परेशानी ना हो, मेरे घर में बैठे हुए आदमी को परेशानी ना हो, ये मुझसे ही शुरू करना होगा। आप जो वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, मजहबी इज्तिमात हो रहे हैं, सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, उनकी ओर ना जाइए। वो क्या कर रहे हैं उसे हम हुज्जत नहीं बना सकते हैं। हमारी हुज्जत जो है वो इस्लाम है, और इस्लाम ने इस बात का दरस दिया है कि आपके उठने से, बैठने से, चलने से, लिखने से या अगर किसी भी अमल से दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे, मुसलमान तो दूर की बात है ना, दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे। रमज़ान का बहुत बड़ा दर्स यही है कि इंसानियत की फलाह सलाह हो और इंसानियत के लिए हम काम करें। तो इसके लिए एक मॉडल हमने पेश करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि जिस कोशिश का आगाज हुआ है वो मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। बढ़ते हैं जी आगे। बादरा दिल्ली से भी एक आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव की बात चल रही है तो चुनाव की खबर भी आपको बताते चले। वेस्ट बंगाल या बंगाल के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म है, और इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी पर 24 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर दी है कि ममता बनर्जी जो है वो 24 घंटों के लिए तशहीरी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकती है। मुसलमानों को लेकर बयान दिया गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर शिकायत चली गई थी, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब जब ये कार्रवाई हुई तो 2 बयान सामने आए, एक ये कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा और ममता बनर्जी खुद धरने की सदारत करेंगी, एक तो ये बात है। और दूसरी बात, इस आईनी अथॉरिटी पर सीधे सीधे सवाल उठाया है ममता बनर्जी ने, कहा कि सरकार के इशारों पर अब आईनी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जिससे जमहूरियत का जनाजा उठ रहा है। ममता बनर्जी ने बड़ा इल्जाम इलेक्शन अथॉरिटीज पर भी लगा दिया है। तो बात जरा इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैंने जिमरन बीच में बात बता दी थी, तो उस बीच ये बात सामने आई कि आईनी इदारे हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है, ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया। और जब उन्होंने आईनी अथॉरिटीज की बात की तो सीधे इलेक्शन कमीशन पर बात थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन पर 24 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने मुसलमानों का हवाला देते हुए बयान दिया था, जिस पर बरहमी का इजहार इलेक्शन कमीशन ने दिया। यह बात तो अच्छी है, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन साहब ये भूल गए हैं कि चंद दिन पहले उन्होंने एक खत लिखा था सभी पार्टीज को, उसमें कहा गया था कि कोरोना है तो कोरोना के लिए मास्क, समाजी दूरियां और जो प्रोटोकॉल है उसका भी ख्याल रखे। तो क्या बराए करम उस पर भी कार्रवाई होगी? अगर वो कार्रवाई होगी तो एक नजीर पेश की जाएगी मुल्क के अंदर कि हम सब के लिए एक है, एक के लिए एक और दूसरे के लिए एक नहीं। कोरोना के मामले पर एक ही आंख से और एक ही लेंस से हर एक चीज को देखना होगा, तभी जाकर मामला सुधर सकता है। वरना आज महाराष्ट्र है,
कल बंगाल से इसी तरीके की अगर खबर आई तो हालात इंतहाई खराब हो सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब बात एक और फैसले की भी करते हैं जी गौर। जी हाँ, जीएमसी जम्मू जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है, उन्होंने अब नया फैसला जो है वो अहकाम जो है जारी किया। चंद रोज कबल ही उन्होंने एक फैसला लिया था कि नवरात्रा के दौरान जम्मू के अंदर ज़िबाखानों और मुर्ग फरोशों पर जो है उन्होंने पाबंदी कि वो बंद रहेंगे। अब उन्होंने ये फैसला वापस लिया है। कई सियासी और समाजी तंजीमों की मुदाखलत के बाद जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू उन्होंने अब ये फैसला वापस लिया है। मजहबी जज्बात का हर कीमत पर ख्याल रखा जाए, ये अवाम ने इस हवाले से बात की है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो 2 रोज़ कबल ये फैसला लिया गया था कि नवरात्रा के दौरान जो ज़बा खाने हैं या मुर्ग फरोश है वो बंद रहेंगे, एहतराम रखा जाएगा। अब उन्होंने ये फैसला वापस लिया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फैसला जो है वो वापस लिया गया है और 7 तारीख को जो फैसला दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सभी ज़बे खाने और मुर्ग फरोश चाहे वो झटका है या हलाल है वो जी बंद रहेंगे। उस फैसले को वापस लिया गया है और ये कह दिया गया है कि मजहबी आज़ादी हर एक के लिए है और उस दायरे में रहते हुए हर एक को एक दूसरे का ख्याल भी रखना होगा। माना जरा कि मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से लगातार एक दबाव बनाया गया था, जिसके बाद उस हुक्मनामे को वापस ले लिया गया था जो हुक्मनामा पिछले दिनों सिविल बॉडी की तरफ से दिया गया था नवरात्रों को लेकर। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही थी, न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी लोग अब इस पर कमेंट कर रहे थे। लेकिन बड़ा बेहतर फैसला हुआ है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ। बढ़ते हैं जी आगे, अब जरा सरकार का थर्मामीटर भी लगाते हैं और सरकार का मानना है, मैं जब आंकड़े आपके सामने रखूंगा तो ये सरकार के हैं जी। आप सवाल उठाना, जब हम आपके सामने फोन लाइन खोल देंगे तो आप अपने इलाके का लेकर सवाल जरूर उठाइएगा इस मामले को लेकर। लेकिन जब हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं तो ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार का ये मानना है कि सबसे बेहतर काम किया गया है। और ये बेहतर काम कहां पर हुआ है? PMGSY के अंदर। जी हाँ, इंतजामिया सरकार हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर ने PMGSY में कई बेहतरीन कारकर्दगी की है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक हदफ को पूरा किया गया है। अगर हम बताते हैं आपको कि जम्मू जो इंतजामिया की जानिब से उन्हें असाइन किया गया था काम की कितने किलोमीटर आपको सड़क पर काम करना है, 3500 यानी कि 3500 किलोमीटर लेंथ जो है लंबाई रोड की, उस पर काम करना होगा, टारगेट दिया गया था। और इस सिलसिले में PMGSY 3167 किलोमीटर पर उन्होंने काम जो है वो मुकम्मल किया है। इस सिलसिले में अब जो है जम्मू कश्मीर उन 10 फहरिस्त में उनका नाम शामिल हुआ है जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। यानी कि PMGSY के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर राबिता सड़कों पर बेहतरीन काम करने के एवज उन्हें एक बेहतरीन कारकर्दगी कहा गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल किस तरह की है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। साल 2020-21 के लिए सरकार की तरफ से हदफ रखा गया था 3500 किलोमीटर की सड़कें तामीर करना, यह टारगेट दिया गया था। उस टारगेट को लगभग मुकम्मल कर दिया गया है। 3500 के बजाय 3170 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी मसाफत वाली सड़कों को जो है वो तामीर किया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं और सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत है जिन्होंने PMGSY के तहत अपने टारगेट्स को पूरा किया गया है। 177 टारगेट दिए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि 177 जो आबादियां हैं, जो गांव हैं, उनके अंदर आपने काम करना होगा। तो 177 में से 119 हैबिटेशंस के अंदर उन्होंने अपना काम जो है वो मुकम्मल किया है। ऑफिशियल डाटा जो एक्सेस किया गया है उसमें कहा गया है कि PMGSY जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ के बीच जो है ये सलाह मशवरा हुआ था कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें मरकज़ी मुआवनत सबसे ज़्यादा है। 90% ग्रांट जो है वो मरकज़ की तरफ से दिया जाता है, 10% जो है वो स्टेट सेक्टर, यानी अगर आपने 100 रुपये का काम करना है, 90 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया, 10 रुपया जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया है। और जब आप डाटे को और आप खंगाल कर देखेंगे, साल 2001 के अंदर जब PMGSY को हाथ में लिया गया था तो उस वक्त भी
जो है रोड लेंथ जो थी वो 1453 किलोमीटर और उस पर जो खर्चा आया था वो 7661.45 करोड़ रुपीस आया था। तो ये करोड़ों और अरबों रुपया इसलिए दिया जाता है ताकि दूर दराज इलाकों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर सड़कें जो है वो मजबूत बने और राब्ता खुले, ताकि जो दूर दराज के अंदर रहने वाले लोग हैं वो शहर के साथ नहीं, कम से कम तहसील के साथ और तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े और डिस्ट्रिक्ट से शहर तक जुड़े, उनकी रसाई आसान हो, उसके लिए यह काम किया गया। तो सरकार का मानना है कि बेहतर परफॉर्मेंस है। अब यह बेहतर परफॉर्मेंस कितनी है, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे 9:35 पर, जरूर बताइएगा। और जो आंकड़े सरकार ने पेश किए उसमें उधमपुर जिला है, उसने टॉप पोजीशन इस हवाले से हासिल की है कि जिनका मानना है कि जिला उधमपुर में सड़कों पर जो काम हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो काबिल तारीफ है और उसने पहला मकाम जो है वो हासिल किया है। चलिए, यह तो बात थी PMGSY की, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एक जिला है रामबन, और रामबन के अंदर मुख्तलिफ सड़कें हैं जी, राब्ता सड़कें हैं, चाहे कौमी शाहराह हो या कौमी शाहराह को जोड़ने वाली सड़कें हो, उन सड़कों पर अबूर मरूर इन दिनों वबाली जान बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ चंद माह पहले इन सभी सड़कों पर हालात को देखते हुए ब्लैक टॉपिंग की गई थी, उसे ठीक किया गया था और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब हालात बेहतर होंगे, लेकिन चंद माह गुजरने के साथ ही हालात क्या कुछ है आपके सामने है। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये रामबन से है, जहां पर 4 माह कबल ही वहां पर मैकडम किया गया, रोड पर मैकडम बिछाया गया है और 4 माह के अंदर ही आप हालात अब खुद इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से काम हुआ। ये महकमे R&B के मैकेनिकल विंग की जानिब से जो काम हुआ है 4 माह के अंदर, ये रामबन का इलाका, ऐसे ही कुछ इलाके हैं जहां पर काम तो हुआ है लेकिन गैर मयारी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है और हालत जो है वो आपके सामने है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की सड़कों की हालत है। जहां पर एक तरफ सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम हुआ है PMGSY के तहत, लेकिन दूसरी तरफ से जो तस्वीरें आप देख सकते हैं उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी सतह पर किस तरह का काम हो रहा है। चलिए जी, रामबन चलते हैं, जहां से नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कौमी शाहराह और कौमी शाहराह से मुंसलिक जिला रामबन, जहां पर सड़क की हालत क्या है? लग रहा है कि कोई रबड़ की तह बिछाई गई है और ब्लैक टॉपिंग का दूर दूर तक कभी कहीं असर दिख नहीं रहा है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ लोगों का मानना है और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद क्या कुछ आज कह रहे हैं इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल गौहर साहब, मैं आपको सबसे पहले इस रोड का बता दूं कि ये रोड कंगा गांधरी रोड है, जिस पर अगर बात करें, क्योंकि पहले तो वहां पे काम हुआ था, एग्रीगेट का काम हुआ था, लेकिन वो काम कुछ हद तक बेहतर था। लेकिन उसके बाद देखा जैसे ही वो काम मुकम्मल हुआ तो सेकंड फेज का काम शुरू हुआ और सेकंड फेज में वहां पे जो होल का जो पॉट होल का वर्क था वो होना था और उसमें ब्लैक टॉप का जहां पे ब्लैक टॉप उखड़ गया है उसको रिपेयर करना था। लेकिन वो रिपेयर किस तरह से हो रहा है, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जा रहा है। वहां के लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का यह मानना था कि ये सड़क को एक रंग दिया जा रहा है, ना कि मजबूत किया जा रहा है, ना कि स्लैग जिस तरह से रोड को मैग्नेटाइज किया जा रहा था, मैग्नेटाइज नहीं बल्कि इसको एक रंग दिया जा रहा है कि हमने रोड की शक्ल को जो है काला कर दिया। तो इस तरह से जब हमने देखा, क्योंकि वो हाथ से अगर वो ब्लैक टॉप जो 15 या 20 दिन पहले वहां पे ब्लैक टॉप किया है, अगर वो हाथ से उखड़ रहा है तो गाड़ियां चलने से उसकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा वो लोग खुद से लगा सकते हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी कुर्सियों पर R&B की जो ऑफिसरान है वो अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का ये कहना था कि अगर इस तरह की तरक्की हो रही है तो हमें तो जो पहले वाली एग्जिस्टिंग सरफेस है वो ही मंजूर है, लेकिन ये जो काम है इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे काम के चलते जो डिपार्टमेंट का टेक्निकल विंग है PWD R&B रामबन का, उस पर कई तरह के सवाल निशान खड़े थे कि क्या उनके मुलाजिमीन तो क्या टेक्निकल लोग और टेक्निकल विंग से वाबस्ता लोग वहां पर साइट पर नहीं आए? उन्होंने नहीं देखा कि क्या ये सही बिछ रहा है? नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, कश्मीर के मुकाबले में रामबन का मौसम कदरे बेहतर है और काफी अच्छा रहता है, तो उसके बावजूद भी अगर सड़क की यह हालत है, कश्मीर में हम समझ सकते हैं बर्फ और बर्फ के बाद उठाने वाला मामला जो होता है वो सड़कों को भी अपने साथ उठा लेता है, तो रामबन आते आते तो ये पोजीशन ही नहीं होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3 बार खुद से मेरा उस सड़क पर से गुजर हुआ जहां पे ये पॉट होल का काम चल रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि वहां डिपार्टमेंट के टेक्निकल विंग का कोई मुलाजिम हो जिससे मैं बात करूं और जानकारी हासिल करूं कि ये काम किस तरह का चल, लेकिन वहां पे मुझे नहीं मिला। फाइनली जब कल लोगों ने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे आइए देखिए कि काम बेहतर नहीं हो रहा है,
और कुल मिलाकर वहां पर जो काम था वो बेहतर तो नहीं हो रहा था। आप तस्वीरों में खुद देख रहे हैं कि जिस तरह से ये वहां पे काम हुआ है, ये किस तरह से उखड़ रहा है। अच्छा, तो ये अब डिपार्टमेंट एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के बड़ा अफसर इस प्रोग्राम को देखते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे इश्यूज पर एड्रेस भी किया जाता है, बड़े इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। ये जो काम हुआ था ये रवा फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुआ था, यानी जो गुजर चुका है फाइनेंशियल ईयर उसमें हुआ था, या उससे पहले हुआ था, यानी 2020-21 के दौरान हुआ था या उससे पहले हुआ था? जी गौहर साहब, देखिए इसमें दो काम थे। एक तो पहले था जिसमें एग्रीगेट बिछाना था, वो काम बेहतर हुआ था, वो जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हुआ था। लेकिन जो अभी वहां पे पॉट होल का काम चल रहा है, अभी ये रवा दिनों में चल रहा है, यानी अभी ये काम इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। और जहां टेक्निकल विंग का ये कहना होता है कि जो ब्लैकटॉप होता है वो 72 घंटे के बाद मजबूत होता है, उससे पहले वो उसे कच्चा ही कहा जाता है। लेकिन आज की डेट में लगभग 15 दिन का वक्फा गुजर गया, लेकिन अभी तक अगर ये मजबूती नहीं पकड़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ये होती है कि देखिए कि टेम्परेचर इसका शायद बेहतर नहीं है। अगर टेम्परेचर बेहतर नहीं है तो डिपार्टमेंट ने ये काम पहले ही शुरू कैसे कर दिया, या दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क की हालत पहले से अबतर हो रही है। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि हुकूमती इदारे जो हैं वो इसकी ओर तवज्जो देंगे, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है और टेक्निकल टीम की खामोशी बड़े सवालों को जन्म दे रही है कि क्या जानबूझकर ऐसी सड़कें तामीर की जा रही हैं जो चलने के लिए भी बाद में वबाल जान बने। आप देख सकते हैं कि हाथ लगाने से ये तारकोल जो है वो हट रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से ये काम हो रहा है, रात के दौरान भी कहीं पर जब भी मैग्नेटाइजेशन का काम होता है तो जो वहां पर वो ठेकेदार हैं वो रात में ही काम करते हैं, क्योंकि कोई उसे देखने वाला नहीं। और दो चीजें, रात वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं सही भी था कि आप रात को डालिए, कोई गाड़ी ऊपर से नहीं चलेगी, उसको 2-4-5 घंटे का वक्त मिलेगा और वो पूरी तरह से सेट होगा। यहां उस चीज का नाजायज फायदा उठाया गया। हमने जब टेक्निकल टर्म्स को आप देखेंगे तो 2-3 घंटे अगर सड़क को मिलेंगे अच्छे से तो ये सेट हो जाएगी। सेट टेम्परेचर के अंदर इसको डाला जाएगा, सेट टेम्परेचर के तहत जो रिक्वायर मटेरियल होगा उसके साथ अगर डाला जाएगा। हमने बीकन के बड़े खतरनाक रोड्स देखे हैं जो आज बने हैं, आज के नहीं है बल्कि 5 साल 8 साल से वो रोड्स बने हैं, लेकिन सेट बने हैं, रात को ही वो बनाए गए थे। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि दिन के उजाले में ही लूटा जा रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई है। यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के तलबा क्यों है परेशान और हुकूमत की तरफ से उन्हें क्या वादा दिया गया है, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि IAFT में यानी जो बड़ा दहशतगर्दी मुखालिफ इदारा है उसमें जम्मू कश्मीर के कौन से अफसर जाने वाले हैं और क्यों कैट का फैसला आज आया है और किन की नौकरी चली गई है। तफसील के साथ बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।